नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोगों को आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो एसएससी एमटीएस की क्लास का समय हो चुका है और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को डेली यहाँ पे कराए जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणित समय रेखा तय करती है। तो जो भारत की प्रमाणित समय रेखा है उसको क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री, जो अपना 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये कहा जाता है, या फिर आपको इसको कह सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ICI यानी कि ICI इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका असंक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म होता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसकी जब बात की जाती है तो इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सन 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है, इस तरीके से आपसे पूछे जाने वाले हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है असम में। ठीक है, असम में स्थित है। असम में कहाँ पर, तो कार्बी नाम की एक जगह है असम में, वहाँ पे स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा असम, एकदम करेक्ट आंसर है, गर्म पानी अभ्यारण्य। अब देखिए असम में एक राष्ट्रीय उद्यान और स्थित है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है, ये एक सींग वाला जो गेंडा होता है, एक सींग वाला गेंडा, उसके लिए फेमस क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अपना क्या है, यहाँ पे अपना भारत है। ठीक है, तो कोंकण तट आपसे पूछा गया है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो जो कोंकण तट है वो अपना दमन से गोवा तक विस्तृत है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे अपना क्या है, केरल। केरल के तट को क्या कहा जाता है, केरल का जो तट है उसे कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो केरल का तट कहलाता है मालाबार तट। वहीं आपसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो इन सभी को याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो अपना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट है उसे कहते हैं कोरोमंडल, और केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट, और जो कोंकण तट है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो दमन से गोवा तक स्थित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, दमन से गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको सुमेलित बताना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में क्या होता है, भरतनाट्यम, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे है कुचिपुड़ी, ये भी आंध्र प्रदेश में होता है, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। उड़ीसी कहाँ पे होता है, उड़ीसा में होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप देखें कर्नाटक, कर्नाटक में कथकली नहीं होता है, तो ये हो गया यहाँ पे गलत, तो सुमेलित नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो जो कथकली है वो कहाँ पे होता है, कथकली होता है अपना केरल में। कहाँ पे होता है कथकली, केरल में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, केरल में कथकली होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, कथकली, केरल, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, तो जो सिंधु नदी का जल है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि उसमें भारत को कितने % जल लेने की अनुमति है। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे अपनी 5 नदियाँ गुजरती हैं, 5 नदियां गुजरती हैं। एक समझौता हुआ था सन 1960 में, 1960 में एक समझौता हुआ था जिसे कहा जाता है सिंधु जल संधि समझौता। क्या कहा जाता है, सिंधु जल संधि समझौता। उस समझौते के तहत अपनी जो 5 नदियां थी, अभी आपको नदियों के नाम भी बताऊंगा, 5 नदियों में से 2 नदियों का जल अपन को लेना है, 2 नदियों का जल अपन को लेना है, यानी कि 20% जल अपन को लेना है, और 80% जो जल है वो पाकिस्तान के पास जाएगा, पाकिस्तान के पास। तो यहाँ पे अपन को कितना है, 20% है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन के उद्देश्यों से अपन यानी कि भारत को सिंधु नदी का कितना जल उपयोग करने की अनुमति है, तो 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए कौन कौन सी नदियों से भारत को जल ले सकता है। देखिए तो जो भारत है वो कौन कौन सी नदियों से जल ले सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि 1960 में एक सिंधु जल संधि समझौता हुआ था। इसके अनुसार भारत सिंधु नदी की प्रणाली द्वारा किए गए कुल पानी का 20% उपयोग कर सकता है, जबकि पाकिस्तान शेष 80% का उपयोग कर सकता है। इस समझौते के अनुसार रावी और सतलज नदी के 33 MAF के औसत प्रवाह पर नियंत्रण भारत को दिया गया था, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम, कौन कौन सी नदी, सिंधु, चिनाब और झेलम के 136 MAF का प्रवाह पर नियंत्रण किस गया है, पाकिस्तान को दिया गया है। तो देखिए सिंधु, चिनाब और झेलम, सिंधु, चिनाब और झेलम, ठीक है, सिंधु, चिनाब और झेलम जो है ना, इनके लिए इनका पानी का अधिकार किससे दिया गया है, इनका पानी का अधिकार दिया गया है अपना पाकिस्तान को। और अभी मैं बता चुका हूं भारत को 2 नदियों का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण करता है। तो कौन सा देश है इनमें से जो एक पार्टी प्रणाली का मतलब होता है कि किसी देश में केवल एक ही पार्टी हो, यानी कि उसके विपक्ष में कोई भी पार्टी ना हो, एक ही पार्टी की सरकार हो। तो आंसर हो जाएगा आपका चीन। आंसर क्या हो जाएगा आपका, चीन आंसर हो जाएगा। अब चीन में कौन सी राजनीतिक पार्टी चलती है, तो चीन की राजनीतिक पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो आंसर क्या हो गया इसका, चीन आ गया आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी लगती है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी चीन के साथ सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लगती है। तो आपका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। क्या आंसर हो जाएगा, मंगोलिया जो है ना, चीन की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा किससे लगती है, मंगोलिया से लगती है। आंसर क्या हो गया, मंगोलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है। तो कथन आपको बताना है कि कौन सा सही है। अब कथन में कह रहा है, पहले कथन में कि बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या ये बात सही है कि बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कथन देखेंगे कि बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। जो बेकेलाइट होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बेकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल गलत है। यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, यहाँ पे क्या है, सत्य है। केवल दूसरा कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है, यानी कि कोई भी वस्तु कितनी जल्दी आग को पकड़ लेती है उसको कहते हैं ज्वलन तापमान। उसको क्या कहते हैं, ज्वलन तापमान कहते हैं। और इनमें से किसका सबसे कम है, तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे अपनी पेट्रोल है, सबसे पहले आग को कौन पकड़ लेगी, पेट्रोल पकड़ लेगी। आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। और कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 368। कौन सा, अनुच्छेद 368 जो है ना, वो संविधान में संशोधन करने के लिए शक्ति प्रदान करता है संसद को। अब संविधान जो है ना, उसमें संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। अब ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ये व्यवस्था ली गई है। तो इसको भी नोट करेंगे, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ये व्यवस्था ली गई है। इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, जैसे संविधान में 22 भाग हैं, तो उनमें से कौन सा भाग है जो बताता है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन सा भाग बताता है, तो भाग 8 के अंतर्गत आता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। भाग 8 हो गया। और इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, 239 से लेकर के 242 तक। कौन से अनुच्छेद, 239 से लेकर के 242 तक इसके अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है क्रमाकुंचन। क्या कहा जाता है, क्रमाकुंचन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों के लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो कौन सा दर्शाता है। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पे देखा, मेल एक पुरुष हो गए, एक हो गए अपनी फीमेल, ठीक है।
फीमेल। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि मेल में कौन सा होता है, तो मेल में होता है एक्स और वाई और फीमेल में होता है एक्स और एक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मेल यहाँ पे पुरुषों का पूछा गया है एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फीमेल का पूछा जाता है तो फीमेल में क्या हो जाता है, फीमेल में हो जाता है एक्स और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल स्टेम कोशिकाओं से क्रियाशील मानव कंकाल की मांसपेशियां विकसित की थीं। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली बार, ऐसे कौन से देश के वैज्ञानिक हैं जिसने पहली बार प्रयोगशाला में क्या किया था, मूल यानी कि स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की थी। तो आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए के द्वारा ये चीज करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है। जो लोकतंत्र है इसकी जरूरी विशेषता क्या, प्रमुख देना है, मतलब किसको प्रमुखता देना है, किसको पहले स्थान पर रखना है। तो जो लोकतंत्र है इसका पहली विशेषता क्या है, जरूरी विशेषता क्या है, जो नागरिक होते हैं इनको क्या है, नागरिकों को प्रमुखता देना है, नागरिकों को पहले स्थान पर रखना है। आंसर हो जाएगा आपका नागरिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो जो अपना भारतीय संविधान है उसमें 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के आपातकाल में कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो हो जाता है अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर के अनुच्छेद 352 है ना, अनुच्छेद में 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में जो अपना 356 है अनुच्छेद, उसके अंतर्गत आ जाता है राष्ट्रपति शासन, क्योंकि राज्य में आपातकाल लगता है तो उस टाइम पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। और एक बचता है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में क्या होता है, अनुच्छेद 360 में होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर आपको क्या टिक करना पड़ेगा, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष। देखिए जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अपने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसी वजह से राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की थी। तो जो पोलियो की वैक्सीन है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो जोनास साल्क के द्वारा पोलियो की वैक्सीन को विकसित किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, जोनास साल्क। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी आत्मकथा है। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो प्लेइंग इट माई वे है ना, ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की। किसकी पुस्तक है, सचिन तेंदुलकर की, ठीक है। सचिन तेंदुलकर यहाँ पे करेक्ट आंसर में हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सचिन तेंदुलकर। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, नोट जरूर कर लीजिएगा। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आज के जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा और इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।